हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हम कर रहे हैं दृष्टि आइज की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और ये लास्ट इसका पार्ट है। मतलब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। चैप्टर है हमारा कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। यही आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम पेज का जो लिंक मिल जाएगा। आपको हेल्प मिल सकती है पीडीएफ रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर से या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। और दोस्तों, अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो मुझे लगता है दृष्टि आइज की क्विक बुक आप पढ़ लीजिए। ये मुझे लगता है इनफ होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तो इतनी सी बात हुई खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे थे अपना क्या, चैप्टर 10 यानी कि कार्यपालिका। अभी यहाँ पे हम जो है ना, राज्य की कार्यपालिका की हमारी यहाँ पे बात चली। तो देखिए, राज्यपाल हम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे महाधिवक्ता की। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा चलने वाला है मंत्रिपरिषद। तो गाइस, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम लोगों ने जब सेंटर यानी कि संघ का देखा था, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हम देखेंगे। बहुत ज्यादा अलग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है। वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल के परामर्श के लिए क्या होती है, या सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, उसके परामर्श, उसके सहायता देने के लिए है। ठीक है, हम मतलब हेल्प के लिए है। ठीक है, राज्यपाल की। परंतु इसने कहा है कि जो मंत्रिपरिषद क्या है, एक परामर्शदायी संस्था नहीं है, बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मतलब कि ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है सिर्फ परामर्श ही दे रही है, नहीं। अगर हम बात करें राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो ये मंत्रिपरिषद ही है, जिसमें हमारा सीएम भी होता है। ठीक है, मंत्री होते हैं, सीएम भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 में हम किसकी बात करते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आर्टिकल हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, 163 किसके लिए है, राज्य की मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब इसने कहा 164 में क्या कहा कि मंत्रियों के वेतन भत्ते, शपथ, योग्यताएं क्या है, उनका उत्तरदायित्व क्या है, इनके कार्यकाल क्या है, नियुक्ति क्या है, इसके बारे में बात होती है। यानी कि दोस्तों, हमने यहाँ पे दो बातें कर ली। हमने एक आर्टिकल 163 की बात करी, जो मंत्रिपरिषद की बात करता है राज्य में, और 164 में जो मंत्री हैं उनकी हर चीजों की, जैसे वेतन भत्ते, शपथ, योग्यताएं, हर चीज की बात यहाँ पे 164 में करता है। तो आप कह लीजिए कि ये दोनों ही आर्टिकल हो जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है मंत्रिपरिषद के गठन की, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे कि इलेक्शन हो गए। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं, उसके उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा दल जिसे बहुमत मिला हुआ है। ठीक है, अब उस दल के अब ये बैठा है हमारा कौन, राज्यपाल। अब राज्यपाल क्या करेगा ना, इस दल में से एक को बना देगा, क्या बना देगा, सीएम बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात आती है। अब मंत्रिपरिषद में क्या, कौन कौन से मंत्री आएंगे, इनके बारे में कौन बताएगा, सीएम। सीएम किसको कहेगा, राज्यपाल को कहेगा कि भैया इस आदमी को आप मंत्री बना दीजिए। तो वो क्या करेगा कि सीएम की हेल्प से उन आदमियों को या उन जो सदस्य हैं उनको क्या करेगा, ये मंत्री बना देगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। इसने कहा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही क्या है, राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की क्या होती है, तीन श्रेणियां होती है। मतलब जैसे कि हमने सेंटर में पढ़ा था, तीन श्रेणियां, तीन टाइप के होते हैं मंत्री, वैसे यहाँ पे भी। जैसे कि एक हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, एक हो गया आपका राज्य मंत्री, एक हो गया आपका उप मंत्री। पहले भी ऐसा ही था। ठीक है, राज्य मंत्री में देखिए होता है जो जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री होते थे, वैसे ही कुछ राज्य मंत्री होते थे, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, नहीं तो अधिकतर जो इसमें जैसे दो पार्ट थे जब हमने केंद्र में देखे थे, एक तो स्वतंत्र प्रभार था और एक ऐसे थे जो ये जो हमारे कैबिनेट मंत्री है उसके सहायक थे। राइट, वैसे यहाँ पे भी आप तीन मान के चलिए, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री और उप मंत्री हो गए। इसने कहा प्रत्येक मंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है गाइस, कि जितने भी मंत्री होते हैं उनको उनके जो पद है, उनके पद और जो गोपनीय शपथ, पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आंसर हो गया हमारा राज्यपाल। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने या बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन
में कर सकता है जहाँ का वो सदस्य है। मतलब समझिए, इसने कहा है ये एक मंत्री है जिसका नाम है ए, ठीक है? हमारे पास 2 सदन है मान लेते हैं। एक होती है हमारे पास जैसे हमारा वो संघ में होता है क्या होता है गाइस लोकसभा, राज्यसभा। वैसे इसमें होता है सॉरी विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। अब मान लेते हैं ये बंदा जो मंत्री परिषद में है, ये विधानसभा का सदस्य था। अब देखिए इसके पास ना एक ऑप्शन रहता है यानी एक अधिकार है, वो चाहे तो विधानसभा में बैठ के वहाँ की जो कार्रवाई है उसमें भाग ले सकता है, विधान परिषद में भी ले सकता है। हालाँकि मंत्री वो विधानसभा का है। हाँ, तो लेकिन दोनों में आ सकता है, ठीक है? लेकिन अब जब जब वोट देने की बात आती है ना गाइस, तो वोट वो नहीं दे सकता है। बस इतनी सी बात समझिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसने कहा इतनी हमारी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए लिखा है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, यानी कि कितने टाइम के लिए होता है ये। तो ये देखिए नॉर्मली हम बात करें 5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो विधानसभा में क्या है अपना बहुमत खोने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले भी विघटित हो सकती है। मतलब जिस भी दल ने सरकार या सरकार बनाई है, ठीक है? तो अगर वो सरकार अपना बहुमत खो देती है, ठीक है? तो क्या होता है कि ये मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाएगी। अब देखा आर्टिकल 365 के तहत क्या होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाते हैं। तो गाइस 3 तरह के आपातकाल में एक आपातकाल होता है आर्टिकल 365 से राष्ट्रपति शासन। तो वहाँ पे क्या होती है ना गाइस पूरी की पूरी विधानसभा का काम हो जाता है खत्म। विधानसभा में जो सरकार होती है उसका काम हो जाता है खत्म। राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग अब काम चले राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब ये लोग काम नहीं करेंगे तो मंत्रिपरिषद भी यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है भंग हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं। जैसे मंत्रिपरिषद में देखिए हमारा सीएम भी होता है और बहुत सारे मंत्री अलग से होते हैं, ठीक है। अब अगर मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल से कह देना कि भैया ये मंत्रिपरिषद को भंग कर दो तो राज्यपाल कर देगा। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन का की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करनी आवश्यक है और उसे मंत्री पद से अन्यथा त्याग मतलब मंत्री पद उसे त्यागना पड़ेगा समझिए। यहाँ तक हम समझ गए। यहाँ पे अब इसने यहाँ पे क्या कहा? इसने कहा सपोज हमारे पास एक विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। सपोज कि ये हमारी मंत्री परिषद है और इसमें एक व्यक्ति को जो है मंत्री बना दिया गया। अब ये व्यक्ति ना विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का, फिर भी हमने मंत्री बना दिया। अब इससे ये कहा जाएगा भैया अगले 6 महीने के अंदर ना आप या तो विधानसभा के सदस्य बन जाएँ या विधान परिषद के। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आपको जो है ना मंत्री पद से त्यागपत्र देना मतलब ये पद त्यागना पड़ेगा। चलिए इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? ओके, तो अब लिखा है मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं? इनकी बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए राज्य कार्यपालिका, तो इसमें लिखा है राज्य 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है? मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राज्यपाल में होती है। जैसे केंद्र में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम आता है या राज्यपाल। परंतु उसकी वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मुख्यमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसमें मतलब शक्तियाँ। इसने कहा जो कार्यपालिका की शक्ति है राज्यपाल में, लेकिन अगर हम वास्तविक रियल में कौन कर रहा है काम, तो वो करता है मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है वो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है, यानी कि जो राज्य का शासन चलाना है आपको, उसके जो नीति बनाने का काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के लिए क्या होती है? योजनाएं बनाती है, मतलब विकासकारी योजनाएं बनाती है इन सब चीजों को दूर करने के लिए। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है, यानी कि जब कानून बनाया जाता है ना गाइस, तो जो हमारे पास विधानसभा होती है वहां पे कानून बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विधानमंडल में क्या होता है? कानून बनाया जाता है। विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों ही होती है। किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास विधानसभा होती है, ठीक। तो ये कानून बनाने का काम करता है और इसकी हेल्प करने का काम कौन करता है? ये होगी मंत्रिपरिषद, ठीक है। यानी कि नेतृत्व करती है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट। यहाँ लिखा है कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है।
देखिए अब क्या है कहानी देखिए। देखिए पहला इसने कहा सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मतलब इसने कहा कि आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है वो होता है विधानसभा के। क्यों? क्योंकि विधानसभा में वो लोग जाके बैठे हैं जिन्हें आप और हम वोट देते हैं यानी कि जनता वोट देती है। तो उनका जो उत्तरदायित्व है मंत्री परिषद का वो आपके प्रति होगा। लेकिन अब आप इनडायरेक्ट हो गए लेकिन जिसे आपने भेजा है वो विधानसभा में ही बैठा है तो विधानसभा में जो बैठे उनके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। एक बात यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या करेगी त्यागपत्र दे देगी। यानी कि विधानसभा जो आपके और हमारे भेजे हुए लोगों की है विधानसभा अगर वो कह दे मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की हमें नहीं समझ में आ रहा है ये मंत्री सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें विश्वास नहीं। अगर ऐसा हो जाए और ये पास भी हो जाए ठीक है तो क्या होगा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक बात चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक होता है व्यक्तिगत एक तो हमने बात करी सामूहिक उत्तरदायित्व की अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की राइट। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में हम अगर बात करें तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब ये समझिए कि जो मंत्री है ना वो कब तक काम करेगा जब तक राज्यपाल चाहेगा ठीक है जब चाहे हटा भी सकता है। चलिए छोड़िए अब इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है राज्यपाल करता है किसकी सलाह पर करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। एक बात आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या है जो मंत्री है ना उसको राज्यपाल क्या कर सकता है बर्खास्त कर सकता है। यानी समझिए अगर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को राज्यपाल से कह के बर्खास्त करवा सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर क्या है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है ठीक है। ये आर्टिकल 164(1) में कहा गया है क्या कि मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होगा राज्यपाल। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है विधानसभा। दोनों बात समझिएगा गाइस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विधिक उत्तरदायित्व कोई विधिक उत्तरदायित्व यहाँ पे मंत्रियों का नहीं है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट लिखा है राज्य मंत्री परिषद से संबंधित कुछ आर्टिकल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 163 हमने कहा था कि राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए हमारे पास क्या होती है एक मंत्रिपरिषद होती है। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कोई नहीं पूछ रहा। 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है ठीक है। मतलब इतना कोई खास मुझे नहीं लगता कोई पूछ सकता है। चलो पूछेगा तो अच्छी बात है आपको पता होना चाहिए ज्यादा नहीं है 3 ही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है महाधिवक्ता की मतलब जो हमने पढ़ा था राज्य की कार्यपालिका में। तो अब हम बार बार ऊपर नहीं जाएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका में 4 पार्ट थे जिसमें एक था राज्यपाल ठीक है यानी कि गवर्नर था। फिर हमने सीएम देखा था फिर हमने मंत्री परिषद देखी थी और जो चौथा था वो था आपका महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ठीक है। केंद्र में भी हमने 4 ऐसे देखे थे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाधिवक्ता क्या होता है ये क्या हो गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। एक बार समझिए अब यहाँ पे ये आर्टिकल याद रखिएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति इस आर्टिकल के थ्रू कौन करता है राज्यपाल कर रहा है ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 165 रट लीजिएगा गाइस इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कहा राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। यानी कि अगर हम केंद्र में बात करते हैं तो महान्यायवादी था ठीक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। यानी आप कह सकते हैं कि ये सरकार का वकील है ठीक है। तो राज्य में कौन होता है महाधिवक्ता होता है यानी कि एडवोकेट जनरल होता है। अच्छा महाधिवक्ता क्या है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। मतलब यार ये समझ लीजिए जिसकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है ना तो वो उसी के प्रसाद पर्यंत तक काम करेगा। यानी कि राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को निकाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता जो है आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो ठीक है। मतलब जैसा कि हाई कोर्ट में अगर आपको न्यायाधीश बनाना है ना तो जो योग्यता होनी चाहिए वही महाधिवक्ता की भी होनी चाहिए ठीक है। जैसे हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब बात करी थी तो हमने कहा था यहाँ पे जैसे इसमें हाई कोर्ट है उसमें था सुप्रीम कोर्ट ठीक है। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर वीडियोस अच्छी लगती हो ना तो प्लीज लाइक जरूर करा करिए। चलिए अब यहाँ पे हम इसकी उत्तरदायित्व की बात करते हैं। देखिए राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना विधि संबंधी यानी कि कानून से रिलेटेड कोई भी विषय है उस पर सलाह देने का काम करता है ये राज्य सरकार को ठीक है जो राज्यपाल को सौंपे गए हो। मतलब ऐसे विषय जो राज्यपाल को सौंपे गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा दोनों सदनों में बोलने की कार्रवाई करने की
शक्ति होती है मतदान ही, मतलब समझिए। जैसे हमने मंत्री की बात करी थी कि वो विधानसभा का अगर सदस्य है तो विधानसभा में बैठ सकता है, कार्रवाई कर सकता है, विधान परिषद में भी बैठ सकता है, कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। सेम चीज महाधिवक्ता की भी है, ये दोनों सदन में बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन जो है ना वोट नहीं दे सकता। यानी कि अगर आप कहें ना कि ऐसे कौन से व्यक्ति है ना कि जो सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी सदन में भाग ले सकते हैं, तो वो ये दो होंगे। एक आपका होगा मंत्री, दूसरे आपके होंगे ये महाधिवक्ता, ठीक है। बस ये दोनों आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा कि उसे वे भी विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार का वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को दिए जाते हैं। यानी कि महाधिवक्ता को जो विशेषाधिकार है, वेतन भत्ते हैं, वही है जो आपके एमएलए को दिए जाते हैं। किसको? एमएलए को दिए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ स्टार्ट हो गई कहानी हमारी क्वेश्चन एंड आंसर की। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं अब यहाँ पे हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 64 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये हो गई गलत। तो यहाँ पे आंसर हो गया केवल 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में जो है सम्मिलित नहीं है। देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है। कौन सा? अब देखिए इसमें लिखा है ना, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है स्थगित कर दिया जाता है। गलत। चाहे निर्वाचक मंडल अपूर्ण ही क्यों ना रहे, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको स्थगित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर डी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की मंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते यदि, ठीक है, कब पात्र नहीं होते? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए हमने कहा ना विधान परिषद का कोई भी सदस्य ना वोट नहीं करता है। यदि वे, ओके गाइस एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, हमारा सी आंसर हो जाएगा कि अगर वो विधान परिषद का सदस्य होता है, ठीक है, किसका? विधान परिषद का, तब वो नहीं कर सकता वोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ लिखा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में, पहला इसमें लिखा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। इसमें लिखा है राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे भी देखते हैं दोस्तों क्या है। हाँ, दूसरा इसमें क्या लिखा है? दूसरा इसमें लिखा है सद एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधान क्या है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्य के मतों का कुल मान, और यहाँ पे अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। थर्ड इसमें लिखा है गाइस, यहाँ लिखा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो ना आंसर है केवल 2, यानी कि ये वाला सही है, बाकी हमारे गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। अब ये ना, एक है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। देखिए ये पढ़ा लिखा हो, इसकी कोई जरूरत नहीं भी पढ़ा लिखा होगा तो भी काम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें लिखा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, अपने निर्वाचन की तिथि से, ठीक है। दूसरा लिखा है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तो गाइस कब से रहता है वो? अपने पद ग्रहण करने की तिथि से रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है कि भारत
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो किसको देते हैं गाइस? यहाँ पे हमारा आंसर है सी यानी कि प्रधानमंत्री को देते हैं। नेक्स्ट हो गया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर है वो किसके? संसद द्वारा हटाया जा सकता है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस आर्टिकल से लगता है? तो ये आर्टिकल 61 से लगता है, ठीक है, आर्टिकल 61। अब यहाँ पे लिखा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले जो है उसको सूचना दे देनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हम ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है किंतु महाभियोग में नहीं है, मतलब निर्वाचन में तो है लेकिन महाभियोग के टाइम नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए लोकसभा है ना, राज्यसभा है, तो राज्य की विधान परिषद की अगर बात करें हम यहाँ पे तो निर्वाचक एक मिनट, तो यहाँ पे आंसर होगा कि राज्य की विधानसभाएं नहीं होती हैं महाभियोग में राष्ट्रपति के। इनफैक्ट गाइस मुझे तो लगता है कि ये वाला भी है और इनफैक्ट राज्य वाला हिसाब किताब ही नहीं होता है, राज्य की विधान परिषद भी नहीं होती है जहां तक मुझे पता है, जहां तक हमने पढ़ा है। ठीक है, बाकी आप एक बार फिर से चेक कर लिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है भाई? तो ये क्या होती है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यहाँ लिखा है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक अवश्य हो जाना चाहिए। जो भी तिथि है रिक्त होने की उससे 6 महीने के भीतर, सिंपल आंसर है। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे लिखा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा? मतलब इसमें का प्रेसिडेंट भी नहीं है हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, अब कौन प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा? तो गाइस वो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? किस आर्टिकल के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में होती है? तो आंसर है आर्टिकल 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसमें होती है? हमारी राष्ट्रपति में निहित होती है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब लिखा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसमें लिखा है हमें बताना है कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, नहीं राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है। ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये भी सही बात है। तो आंसर जो ये है पहला वाला गलत है, बाकी 2 3 4 सही है, यानी कि हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने की का अधिकार हो गया था? तो भैया ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो है आपका डी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है आयोजित की जाती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट वह है भारत के राष्ट्रपति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। वे संसद का एक संगठक, मतलब क्या संगठक यानी कि एक भाग है। तो गाइस हमें बताना है कौन सा सही नहीं। हाँ, तो ये वाला तो सही है, वो संसद का भाग है, बिल्कुल सही। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है,
ओके। तो देखिए ये वाली तो बात हो गई गलत और लिखा है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी बात सही है, मतलब बी गलत है बस हमारा, ठीक है। चलो। अब लिखा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो कौन सा था? तो गाइस कब वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारत के राष्ट्रपति ने? किया था भारत डाक घर संशोधन विधेयक पर, ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वीटो की बात आ रही। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? ठीक है, तो कौन रोक सकता है गाइस? राष्ट्रपति रोक सकता है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लिखा है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, मतलब किस विषय पे वो अगर मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है तो काम चल जाएगा हमारा। तो आंसर है हमारा विधेयकों पर स्वीकृति देने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो आर्टिकल 123। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका तो। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें लिखा है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। पहली बात सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां या भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, तो ये बात भी सही है, यानी कि दोनों बात सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 143। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? क्या है ये? तो ये क्या है गाइस? ये एक न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखेगा, ठीक है। एक हो गया संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ये किस इसमें से किसको जो है किसकी रिपोर्ट को सभा पटल पे रखता है राष्ट्रपति? तो देखिए यहाँ पे देख, पहले वाले को रखेगा, फिर तीसरे वाले को भी रखेगा एंड चौथे वाले को। बस एक ही लोक लेखा वाला हटा दीजिए, बाकी सबको रखेगा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? यानी कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो बहुत सिंपल सा ये हो गया हमारे पास आंसर, वो है आपका आंसर राष्ट्रपति। अब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है देखिए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें लिखा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और देख लेते हैं गाइस, तो सॉरी, तो यहाँ पे अगर हम बात और राज्य, तो गाइस देखिए इसका आंसर सिंपल है हमारा। तो इसका आंसर है जो संसद के दोनों सदन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके दोनों सदस्य यानी कि जो निर्वाचित उसके सभी सदस्य यानी कि जो निर्वाचित होते हैं वो भी, जो मनोनीत होते हैं वो भी, सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, देखिए लोकसभा के सदस्य बिल्कुल करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा नहीं आती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति को किसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर है इसका गाइस बहुत सिंपल, राज्य परिषद के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो है भारत के उपराष्ट्रपति के को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा केवल राज्यसभा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो गाइस इसका जो आंसर है वो होगा आपका राज्यसभा, ठीक है। तो गाइस एक मिनट, इसका जो आंसर है वो
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गाइस अगर राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि आपका लोकसभा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका, वो नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त। अगर भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? ये बताना है हमें। मतलब इसमें से जो सही है वो बताइए, बाकी सब छोड़ देते हैं हम लोग, डायरेक्ट पहुँचते। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का जो है वास्तविक नेता होता है। ये हो गई बात हमारी यहाँ पे खत्म है। इसी बात पे चलते हैं अब आगे। अब लिखा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो भैया इसका आंसर बहुत ही आसान हो गया, राष्ट्रपति इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैसे था भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में है प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों की यहाँ पे बात करी गई है? प्रधानमंत्री के दायित्वों की बात करी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। तो ये बात हो गई आपकी सही, यही बताना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो कितने टाइम तक के लिए रह सकता है? तो गाइस वो रह सकता है आपका 6 महीने तक। उसके बाद उसको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो डायरेक्ट आ जाते हैं। इसमें लिखा है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो, परंतु 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। इतनी सी बात इसमें लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। चलो, इसमें लिखा है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो गाइस बहुत सिंपल, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो गाइस यहाँ पहला लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे गलत। चलिए और देखते हैं क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सही बात है। इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये बात भी हमारी सही है, यानी आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। ठीक है, बस ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई शायद मुझसे। तो दूसरा वाला भी सही था, यहाँ पे हमारा जो आंसर है सेकंड, ये वाला गलत है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, बाकी दूसरा वाला सही था हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि भारत के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा इसमें राज्यपाल को राज्य मतलब ये एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है एक व्यक्ति। और इसमें राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसकी प्रविलंबन परिहार करने की शक्ति होती है। तो ये वाली बात भी सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होती है। तो गाइस ये बात गलत है, पहला और दूसरा तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कोई व्यक्ति संसद का किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्रहित होगा यदि वह, ठीक है, तो यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है कोई लाभ का पद धारण करता है। तो ये सही बात है। इन्हें विकृत चित्त है और समक्ष न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। ठीक बात है। इसमें सदन की अनुज्ञा
के बगैर सदन की सभी बैठकों में 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित हो जाता है। ये भी सही बात है, इनको निकाल दिया जाएगा अगर ये 3 चीजें होती हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, काम नहीं चल पाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वित्तीय वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। राष्ट्रपति अनुमति 6 महीने के भीतर दे सकती है, दे सकता है, सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताने गाइस, देखो यहाँ लिखा है विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। ठीक है, अनुमति दे सकता है, उसे अपनी जो अनुमति है, स्वीकृति है, उसको संरक्षित रख सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये 3 काम जो है राष्ट्रपति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखा है कि भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला क्या होता है, समर्थकर उपबंध है। बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों सदनों के बीच किसी बात पे जो है ना मतभेद चल रहा है तो संयुक्त बैठक आती है। दूसरा है कि संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। इतने का इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। तो गाइस ये वाली बात गलत है, बाकी 1 2 3 अगर हम बात करें तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ लिखा है संसद, गाइस ये सीडीएस, अब एक चीज और मैं बताऊंगी गाइस, सीडीएस के क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आपको बाकी सबसे अलग ही लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। पहली बात तो प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये बात भी गलत है क्योंकि इसमें विधानसभा भी आती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब पहला सही है बस। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो ये बताना कौन सा सही है। तो देखिए इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस अधीनस्थ अधिकारी होते हैं और कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो अपने स्वयं के उससे भी कर सकता, विवेक से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो जाती है। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, तो सही है। यानी कि पहला सही है आपका, तीसरा भी सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाइए। तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं कौन सा सही है। इसमें लिखा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये बात सही है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है। ये बात भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये वाली बात भी हमारी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक
प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो अगर कोई विवाद होता है तो वो किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? तो आंसर है हमारा भारत का उच्च न्यायालय, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना हुआ है? ओके, तो हमें ये बताना है इसमें कौन-कौन है। देखिए, संसद के दोनों सदन, बिल्कुल सही। राज्यों के विधानसभा है, बिल्कुल। राज्य की विधान परिषद है, नहीं। एनसीटी, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा है, ये भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? तो ये कहता है भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथन। ठीक है, भारत का महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है आपका पहला लिखा है कि वे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। तो हमें बताना है गाइस इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये वाला तो सही है। ठीक है, कि पहला विधि अधिकारी होता है। वे एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है, ये भी सही है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। अच्छा, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली बात गलत है। ये चाहे तो अपनी थोड़ी बहुत वकालत भी कर सकता है। उसकी अर्हता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय की एक न्यायाधीश बनने की के लिए आवश्यक है। ये बात भी सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे है केवल 3 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अध्यादेश बनाने बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है अध्यादेश के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है ये क्या है, वैवेकिक शक्ति है, तो ये गलत बात हो गई। इसमें लिखा किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, तो ये बात भी गलत, यानी कि दोनों ही बात गलत हो गई हमारी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए अब इसमें राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है हमारा, देखिए इसमें लिखा है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद के प्रश्नों और चर्चा का विषय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है, या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। ये बात भी सही, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है राजनयिक और सैन्य शक्ति, ये जो है ना राज्यपाल में नहीं है, ये राष्ट्रपति में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए ये उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये बात हो गई सही, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें उसको मंत्रिपरिषद की सलाह करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, तो ये वाली बात भी हमारी सही है। ये भी बात सही है, वो कभी भी ले सकता है। अब इसमें लिखा है कि अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, ये बात भी सही है। कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, भैया होती है सलाह। ये वाला गलत है, बाकी हमारे सब सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। तो गाइस यहाँ पे ये वाली बात हो गई गलत, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसमें लिखा है कि राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा होती है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि भारत की संसद, गाइस चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो भारत की संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो भारत की संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहाँ लिखा है जी? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है गाइस, हाँ एक बार आप यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे आप आंसर की भी जो है उत्तरमाला है वो भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसके आंसर यहाँ पे लिखे एक। दूसरी एक
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ जिनके पास अभी बुक नहीं है, जो नहीं खरीदते हैं, जो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर लेते हो काम यूट्यूब से ना, तो आप एक बार ये क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है? सब आईएएस में वैसे आए हुए क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है? आप एक बार इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है? ये और ये वाले का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं ना दोस्तों, जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की बात करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस यहाँ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले एक चीज़, गाइस अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएँगी वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप ट्री की बात करते हैं, आरओ की बात करते हैं, तो मुझे लगता है घटना चक्र इनफ है अपने आप में निकालने के लिए। बाकी हम अगर कहें कि दृष्टि की जो एक क्विक बुक है वो मुझे बेहतरीन बुक लगती है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब व्हाट्सएप नंबर है ही मेरा आपके पास, ठीक है? आप लोग को कोई हेल्प है चाहिए आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। पीडीएफ रिलेटेड भी हेल्प मिल जाएगी। तो बस फिलहाल यहाँ पे इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में जिनको भी लाइक ये बुक पढ़नी है या आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के लिए, तब तक की आगे के पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।